शुरू करें। ओके, जैन प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीएससी 2027 और 28 को ध्यान में रखते हुए और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन बायर आपके लिए एक नया इनिशिएटिव और प्रोग्राम लेकर के आया, जिसमें हम आपके साथ में कंप्लीटली जीएस और सीसैट का फाउंडेशन बैच निशुल्क और फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी से और मॉडर्न हिस्ट्री से चीजें स्टार्ट करी हैं। जो इस सिलेबस को, इस कोर्स को स्टार्ट किया है, हमने ऑलरेडी आपके साथ में पॉलिटी का एक सेशन ले लिया है, लेक्चर नंबर 1, और वो लेक्चर था संविधान की विकास यात्रा पर, जिसमें हमने संविधान की एक विकास यात्रा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिटेल्स में समझा, चर्चा परिचर्चा करी। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एक्ट हमने आपके साथ में 1773 से लगा करके 1935 तक चर्चा परिचर्चा करी, अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं कहूंगा उसको आवश्यक रूप से आप देखिए। आज का जो सेशन है, इसकी जो परिचर्चा होगी वो हम देखेंगे संविधान सभा। ये लेक्चर क्रमांक नंबर आपका 2 है पॉलिटी का, और इसमें हम आप सभी के साथ में संविधान सभा के बारे में जानेंगे। हो सकेगा तो कुछ और 1-2 टॉपिक भी ले लेंगे, लेकिन बेसिक जो स्थिति रहेगी वो यही रहेगी संविधान सभा के बारे में। आपको होमवर्क पहले ही बता दे रहे हैं, जैसे ही टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, आपको गूगल पे जाना है और उस पर डाल देना है संविधान सभा से संबंधित यूपीएससी के प्रोसेस क्वेश्चन पेपर। वो आ जाएंगे, उनको आप लगाएंगे बैठ के। अगर आप उनको सोल्व कर पा रहे हैं तो हमारी क्लास आपकी परीक्षा के लिए सदुपयोगी है, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में आकर के आपको आवश्यक रूप से बताना है कि सर आपने पढ़ाया और आपका पढ़ाया हुए से जो हमारे यूपीएससी के प्रोसेस क्वेश्चन पेपर है सोल्व भी नहीं हो पा रहे, है ना, तो फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर नहीं हो पा रहे तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और सबसे पहले आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करके चलता हूं ये 4A साइज का आपने इस तरीके का नोट्स लेकर के रखा होगा, और इस नोट्स को निकाल लीजिए कहां पर आपने पॉलिटी का नोट्स रखा है, और उससे चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान सभा के बारे में। अब एक शॉर्ट्स है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन इससे ऊपर उठ करके हम चीजें आपके साथ में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डालिएगा हेडिंग हमारे साथ में जो हम लिख रहे हैं, संविधान सभा। संविधान सभा, देखो संविधान सभा की अगर हम इतिहास की बात कर ले, इसमें जो हम आपके साथ में पढ़ेंगे 3-4 पॉइंट हम आपके साथ में देखेंगे। पहला, इसकी पृष्ठभूमि। दूसरा, इसका गठन। तीसरा, प्रारूप समिति। चौथा, कैबिनेट मिशन, और एक आ जाएगा अन्य। ये हम आपके साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं संविधान सभा का जो पृष्ठभूमि है वो क्या रही है। तो देखो, इसमें डालेंगे सब हेडिंग संविधान सभा की मांग। ये जो संविधान सभा की मांग होती है, ये सबसे पहले स्टार्ट होती है 1934 में। सबसे पहले
1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग होती है और वो कहते हैं कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसके तहत वो संविधान का गठन करेगी और संविधान बनाया जाएगा जिसमें भारत की महत्वाकांक्षाओं का प्रारूप देखने के लिए मिलेगा। तत्पश्चात इसके 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको पहली बार इसकी क्या थी, मांग को आगे बढ़ावा देने का प्रयास किया। तत्पश्चात इसके 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की घोषणा कर दी जाती। तो हमने क्या देखा कि जो संविधान सभा की मांग हुई थी वो 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहली बार इस मांग को स्वीकार किया गया और 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की घोषणा कर दी जाती है। इस घोषणा में स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण की बात की गई। इस घोषणा में स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की घोषणा हुई। किसकी घोषणा हुई थी? स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण की घोषणा हुई और इसी घोषणा में यह कहा गया कि जो संविधान सभा बनेगी, ये जो संविधान सभा बनेगी, इसके जो सदस्य चुन करके आएंगे वह वयस्क मताधिकार के द्वारा चुन करके आएगी। तो इसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे? वयस्क मताधिकार के द्वारा इसके सदस्यों को चुन लिया जाएगा। आगे चल के इसी का परिणाम ये मिला 1940 में। कब? 1940 में एक प्रस्ताव आता है, जिस प्रस्ताव का नाम कहते हैं, एक प्रस्ताव आता है और ये प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ने इस बात को रेखांकित किया कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे लेकिन विश्व युद्ध के पश्चात। अब विश्व युद्ध का नहीं पता है कि विश्व युद्ध कब समाप्त होगा, लेकिन संविधान सभा का जो गठन होगा अगस्त प्रस्ताव में कहा गया विश्व युद्ध के पश्चात, और एक डोमेनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। आगे चल के यही इस प्रस्ताव के पश्चात 1942 में एक मिशन आता है जिसको बोलते हैं आप क्रिप्स मिशन। स्टैमफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह मिशन आता है। इसकी भी मांग यही रखी गई थी, इसका भी डिमांड जो था, इसकी भी डिमांड यही रखी गई थी कि आपका जो संविधान सभा बनेगी वो बनेगी विश्व युद्ध के पश्चात संविधान सभा। इसमें दो मांगे हैं आपकी। पहला, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार है इसके पश्चात क्या बनेगी? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, पहला। दूसरी मांग यह थी कि इसी के माध्यम से डोमेनियन स्टेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डोमेनियन, एक आपको क्या मिलेगा? स्टेट दिया जाएगा। ये दो मांगे स्टैमफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन के माध्यम से लाई गई थी। परंतु इसने क्या किया था, ये जो आपका अगस्त प्रस्ताव और ये जो आपका क्रिप्स मिशन था, इस क्रिप्स मिशन को जो मुस्लिम लीग थी इसने इसको स्वीकार नहीं किया। इसने इसको अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें सेपरेट मुस्लिम एक राष्ट्र की मांग नहीं थी, इसमें पाकिस्तान की मांग नहीं थी।
इसके पश्चात जब आपका क्रिप्स मिशन आता है, इसके पश्चात एक मिशन आता है जो आगे, उसको बोलते हैं 1940 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। अब इसमें स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे। अब ये जो आपका कैबिनेट मिशन था, इस कैबिनेट मिशन ने 3-4 बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की थी। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं आप इसको लिखते चल रहे होंगे, मेरे साथ साथ अपना नोट्स बनाते चल रहे होंगे। इसमें क्या था, पहला ये था, इसने सुझाव दिया और कई सुझाव दिए। उसमें से पहला सुझाव ये था, इसके सुझाव के पश्चात ही क्या हुआ, कैबिनेट मिशन के सुझाव के पश्चात ही क्या हुआ था, इसका जो सुझाव आया, इसके सुझाव के पश्चात क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन। सभा का गठन कर दिया गया था इसके सुझाव के पश्चात। और इसमें कुछ बातें रखी गई थी। पहला, कुल सदस्य संख्या, जो संख्या रहेगी सदस्यों की वो कितनी थी, वो थी आपकी 389। इस 389 जो सदस्य संख्या थी, इसमें से 296 कितने, 296 जो थे ये आपके ब्रिटिश से चुन के आने थे 296, और 93 देसी रियासतों से आने थे। कितने, 93 देसी जो रियासतें थी, रियासतें, वहां से आपको देखने के लिए मिले थे। 93 मेंबर्स जो थे इसमें चुन करके आते। इसी में कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुन करके आएगा, और जो छोटे प्रांत होंगे उनसे ये देखने के लिए आपको मिलेगा। इसी में सीटों को, इसी में संविधान सभा में जो आपकी सीटें थी, इन सीटों को विभाजित किया गया। आप देखोगे इसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य, तो 3 वर्गों में बांटा गया। एक तो सामान्य, मुस्लिम और दूसरे सिख, इनके तीनों के मध्यस्थ इसको बांटा गया। और यहीं से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से इनका जो चुनाव हुआ, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि संविधान सभा का गठन कैसे हो रहा है और कितने सदस्य चुनकर के आ रहे हैं। सामान्य, मुस्लिम लीग और सिखों को चुनाव मिला, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से यहां पर चुनाव होता है। इस चुनाव में क्योंकि जो मुस्लिम लीग था अब अलग हो जाएगा, तो जो आपकी सीटें थी उनकी जो नंबर थे वो कम हो जाते हैं। जो 1940 का चुनाव हुआ था, इस चुनाव में जो सीटें थी, अगर हम इनकी बात कर लें तो इस चुनाव में जो मुस्लिम लीग था अब अलग होता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि पहले तो 389 था क्योंकि मुस्लिम लीग था, लेकिन उसने तो अलग सेपरेट एक स्टेट की मांग कर दी, पाकिस्तान बना, जो कि उत्तर पूर्वी पाकिस्तान और आप देखोगे उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान देखने के लिए आपको मिलता है। तो इसमें जो सीटें थी, इसमें 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, 208 मुस्लिम लीग की थी यहां पर आपकी 73 सीटें, और उसके साथ साथ छोटे जो छोटे प्रांत थे उनको भी दी गई थी लगभग 15 सीटें, और जो देसी रियासतें थी उनको मिली थी 93 सीटें। तो टोटल कुल मिलाकर के इतनी सीटों पर चुनाव हुआ, और संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ है। नोट करके आप इसको लिख लेंगे, नोट करके अपने नोट्स में लिखो,
संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ है? अप्रत्यक्ष हुआ है। ठीक है, ये लाइन इंपोर्टेंट है। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। बोलो यहां तक चीजें क्लियर हो गई? बोले सर बिल्कुल एकदम चीजें क्लियर हो गई। फिर आती है संविधान सभा की कार्य प्रणाली। सेकंड हेडिंग डालो। यहां तक ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सभी का सभी चीजें करते चलना, एकदम नोट्स बनाते चलना। अब इसके पश्चात आता है आपका नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी संविधान सभा की कार्य प्रणाली। क्या आती है? नेक्स्ट हेडिंग डालोगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली, आप इसके अंतर्गत डालोगे। ये एक नई हेडिंग आप इसमें क्या है अपने नोट्स में डाल दोगे। अब जैसे ही नई संविधान सभा और यहां पर कार्य प्रणाली की आप बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको 3 बैठकें ध्यान में रखना है। बेसिकली अगर हम बात कर लें तो टोटल जो बैठकें हुई थी लगभग आप देखोगे 13 बैठकों के आसपास संविधान में आपकी क्या थी, 13 आपकी बैठकें देखने के लिए आपको मिली थी। कितनी? 13 बैठकें आपको देखने के लिए मिल रही थी। इसमें जो पहली बैठक हुई, अगर हम पहली बैठक की बात कर लें, पहली बैठक की बात कर लें तो पहली बैठक हुई थी आपकी, पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इसमें अस्थायी जो अध्यक्ष थे, माफ कीजिए, अस्थायी जो अध्यक्ष बने थे वो थे आपके सचिदानंद सिन्हा। कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे, ये इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। उसके पश्चात दूसरी बैठक हुई थी, यह हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें क्या थे, एक तो अध्यक्ष थे, इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए 2 अध्यक्ष थे, एक तो थे स्थायी और एक थे अस्थायी। स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी इसमें 2 थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी में 2 थे, एक थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, आप इनको ध्यान में रखना। दूसरे थे इसमें वी.टी. कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी आपको देखने के लिए मिल रहे थे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके पश्चात इसकी तीसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को स्टूडेंट्स इसकी तीसरी बैठक होती है, और ये नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यही आगे चल के एक प्रस्ताव पेश किया गया, और यही आगे चल के आपकी बनेगी प्रस्तावना। इसमें क्या था, एक बेसिक स्ट्रक्चर के झलक आपको मिलेगी 13 दिसंबर 1946 की बैठक में। इसमें प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आगे चल के बन जाएगी, और 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी नोट करके लिखो, 22 जनवरी 1946 को प्रस्तावना को क्या था, स्वीकार किया गया। बेसिकली ये जो नेहरू के द्वारा लाया गया 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव था, इसको क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था।
तो ये यहां तक आपको ध्यान में रखना है। तत्पश्चात इसके नेक्स्ट आप डालो हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप, और नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति, सबसे पहले तो इसका गठन, जो अभी तक कराया वो सारी चीजें क्लियर हैं। नोट्स बनाता चलना एकदम, क्योंकि वो आपका जब अंतिम का समय बचता है ना 2 महीने 1 महीना, तब आपको रिवीजन करना होता है बहुत फास्ट, और वो रिवीजन आपका काम देगा यहाँ पर। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए उसको भी और चैनल को भी। देखो, अगर हम बात कर लें प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो जाता है। और इसका जो उद्देश्य रहता है वो रहता है नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। इसके सही कई ऐसे कार्य थे, जैसे नए संविधान का आपको क्या करना है, प्रारूप तैयार करना। इसमें जो सदस्य थे टोटल वो 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में से एक इसके अध्यक्ष बने थे, और यह कार्य सौंपा गया था डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष बने थे, और 6 इसमें अन्य सदस्य थे। अब उसमें टीके खेतन थे, वो थे, ये थे, एक बार आप उनको देख लेना। आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे केवल इसके प्रारूप पर पूछेगा, इसके कार्यों पर क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा सा आप यहां पर स्पेस दे करके एक आपको दे देता हूं, आपका होमवर्क है सदस्य। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन थे, ये आपका होमवर्क है, आप लिख लो। वहां पे थोड़ा सा स्पेस दे दो इतना, और उसके 6-7 सदस्यों के नाम आप इतने स्पेस में लिख लेंगे अपने नोट्स में। क्लियर? हाँ। इसके साथ साथ इसको जो टाइम लगा, इसका जो टाइम लगा था समय, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम इसको लगा था। और आगे चल के ये रविवार के दिन चीजें लाई गई, और पूर्ण रूप से आपका संविधान 1949 में कंप्लीट हो चुका था। तो 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हो चुका था, लेकिन इसको अपनाया नहीं गया। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ? इसलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि हमने, जब हमारे कई ऐसे मूवमेंट चल रहे थे, तो 1929 में और 30 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो वहां पर क्या था, 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज हमने दिवस मनाया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने फिर वेट किया पूरे 2 महीने का, और वेट करने के पश्चात देन हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस के रूप में उसको लागू किया गया, और हमने अपना संविधान उसको अपना लिया। आगे चल के कब अपनाया गया, यही आगे चल के 26 जनवरी नवंबर के पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान स्वीकार्य हो गया, हमने अपने संविधान को अपना लिया। इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले, इस संविधान में जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में आपको 3-4 देखेंगे, जैसे इसमें 22 भाषाएं थी, इसमें 8 अनुसूचियां थी, और इसके अंतर्गत आप देखोगे 8 ही क्या थे, भाग थे, और 395 इसमें आर्टिकल थे। ये मूल संविधान में 22 भाषाएं, 8 अनुसूचियां, 8 भाग, 22 भाग, 8 भाग नहीं है, माफ कीजिएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया। हाँ, जो इसमें भाग थे वो कितने थे, 22 भाग थे, 22 भाग थे, और 395 आर्टिकल आपको देखने के मिले। समय रहते हुए चीजें परिवर्तन हुई, आज इसमें जो भाग हो चुके हैं वो 25 हो चुके हैं,
अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं। इन सब के अलावा भाषाएं इसमें और भी ऐड हुई समय के अनुसार। आर्टिकल 475 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और अब एक और डिबेट का विषय रहता है कि संविधान के फादर कौन है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक रहता है कि संविधान के पिता किसको कहा जाता है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, डॉक्टर BR अंबेडकर को कहा जाता है। अब कई कहेंगे सर BN राव को कहा जाता है। VN राव संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उसके सलाहकार थे। डॉक्टर अंबेडकर एक शिल्पकार की भूमिका में थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति का गठन कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने ही संविधान का प्रारूप जो तैयार किया है, तो इसलिए उनको कहा जाता है। वन फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए, क्योंकि भारत का संविधान ऐसा तो नहीं है ना एक देश से लिया और उससे चीजें लिख देंगे। लगभग 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ा, फिर उसके पश्चात चीजों को देखा। अब देखो इस एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब मान लेते हैं ये पेपर है और इन पर लिखा गया है, कुछ शब्दों को लिखा गया, शिल्पकारों ने लिखा, अध्यक्षता में लिखा गया। और ये पेपर क्या है, इधर उधर पड़े हुए हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं ये पेपर। अब इनको आपको सीक्वेंस में लगाना, और ऐसे सीक्वेंस में लगाना है जो एक तार्किक प्रवृत्ति का हो और एक बहुत अच्छे से इनको क्लियर तरीके से रखा जा सके। तो ये जो रखने का काम और इसमें क्या गलत है उसको जांचने का काम ये प्रारूप समिति ने किया। ये बताया कि इस चीज को हटाओ और ये चीज इसके अंतर्गत होना चाहिए, इसका स्थान यहां होना चाहिए। तो इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर BR अंबेडकर को। अब कोई इस पे विवाद का बिंदु नहीं होना चाहिए। इसके प्रमुख शिल्पकार भी थे। आधुनिक मनु की इन्होंने संज्ञा दी है। अगर हम बात कर लें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा और बता दें, ये प्रमुख शिल्पकार हैं, प्रमुख शिल्पकार हैं संविधान के, और इनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी है। इनको मनु की संज्ञा मतलब सर पहला जो हमारे यहां पर रूल रेगुलेशन का जो विधान था वो मनु ही था, तो इसलिए क्या है इनको मनु की संज्ञा दे दी गई है। अब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको थोड़े उन फैक्ट के बारे में स्पेशली क्या हो पता होना चाहिए। तो चलिए उन फैक्ट को भी देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कई बार आपसे क्या है क्वेश्चन फैक्ट पर भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फैक्ट को देख लेते हैं। पहले हेडिंग डालिएगा इंपोर्टेंट फैक्ट। आप हेडिंग डालो इंपोर्टेंट फैक्ट। जो फैक्ट्स हैं अब हम उन पे बात कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए PCS या UPSC में कई बार आ जाता है। पहला फैक्ट यहां पर यह है, पहला फैक्ट यहां पर यह है कि जो संविधान की मोहर है अगर हम उसकी बात कर लें तो पहला फैक्ट यह है संविधान की मोहर जो है वो किसकी बनी है, तो आप कहोगे हाथी की मोहर है। किसकी मोहर है? संविधान की जो मोहर है वो हाथी की मोहर के रूप में रखा गया है। संवैधानिक सलाहकार किसको कहा जाता है? दूसरा फैक्ट लिखो संवैधानिक सलाहकार तो ये कहे जाते हैं VN राव। किनको कहा जाता है? VN रॉय को कहा जाता है। तो VN रॉय को आप देखोगे संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। संविधान सभा का सचिव किसको कहा जाता है? संविधान सभा का सचिव किसको कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं HVR अयंगर। HVR अयंगर को कहा जाता है संविधान सभा का सचिव। चौथा फैक्ट लिखो
संविधान के सुलेखक कौन है? संविधान के सुलेखक कौन है? तो जिन्होंने इसको लिखा है वो है प्रेम बिहारी नारायण। कौन है? प्रेम बिहारी नारायण। पांचवा पॉइंट लिखो, सजावट और शांति निकेतन जो संविधान को सजाया है, सजावट का जो काम किया है, शांति निकेतन का जो काम किया है वो किया है नंदलाल बोस। दो व्यक्ति हैं इसमें, एक है आपके नंदलाल बोस, इसके साथ साथ दूसरे हैं यहां पर राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा, तो इनको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। 6 पॉइंट लिखो इंपोर्टेंट, 6 इंपोर्टेंट। मूल प्रस्तावना को, जो मूल प्रस्तावना को, तो ये है प्रेम बिहारी नारायण और राम मनोहर। तो इसमें लिख देते हैं कौन है, इसमें तीनों हैं, प्रेम बिहारी नारायण प्लस नंदलाल बोस और एक ये है राम मनोहर सिन्हा। तो ये तीनों हैं, प्रेम बिहारी नारायण, नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा। तो ये मूल प्रस्तावना इसकी लिखते हैं। और मूल संविधान का हिंदी में संस्करण, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें जो आपका 7 पॉइंट है वो है मूल संविधान का हिंदी में संस्करण। मूल संविधान का हिंदी संस्करण, ये जो लिखा था, अगर हम इनकी बात कर ले, ये बसंत कृष्ण वेद थे। कौन थे? बसंत कृष्ण वेद थे। तो बसंत कृष्ण वेद के द्वारा क्या है, जो आज आप संविधान को हिंदी में पढ़ते हैं, इन्होंने मूल संविधान का क्या था, आप देखोगे हिंदी में उसको व्याख्यात किया और उसको खास तौर पर अगर मैं कहूं तो आपसे संगठित किया। अब यहां पर हमने देखा संविधान सभा के बारे में, लेकिन मैं यहां पर एक टॉपिक और आपके साथ में लेना चाहूंगा, ठीक है? तो एक बार मैं आपको पुनः दिखा देता हूं कि अब तक हमने क्या किया। पूर्ण रूप से हमने देखा संविधान सभा के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि, गठन, प्रारूप समिति, कैबिनेट डिवीजन और अन्य बातों के बारे में। मैं ये उम्मीद करके चलता हूं आपने इस प्रकार के नोट्स में इन चीजों को लिखा होगा, बनाया होगा, और यदि नहीं बनाया तो देखिए आप बहुत बारी ब्लंडर कर रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ से आप ज्यादा समय तक नहीं पढ़ सकते, ना देख सकते हैं स्क्रीन को बार बार। इसलिए जो आपका नोट्स होता है, आपके पास होता है, वो दिखता है आपको। मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें समाहित है, कई बार आप पीडीएफ खोलने के चक्कर में कुछ और खोल लेते हैं और आपको समय कहीं और चला जाता है, तो उससे आपका ही लॉस होता है और आपके ब्रेन का, मेमोरी का लॉस होता है। इसलिए नोट्स बनाएं, नोट्स में चीजें रखें। मैंने देखा कई बार कह देते हैं टीचर आते हैं, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, पहले जो विद्यार्थी हुआ करते थे, पहले जो तैयारी करते थे, सेलेक्ट होते थे, क्या वो उनके पास में ये डिवाइसें थी? मैं ये नहीं कहता हूं इनका यूज मत करो, करो यूज, लेकिन इनके ऊपर ही डिपेंडेंसी ना बढ़ जाए। पता चले आपका डिवाइस खराब हो गया, बंद हो गया, नहीं ऑन हो रहा है, तो आपकी पढ़ाई रुक गई। तो इसलिए आपको अपना नोट्स तैयार करके रखना है। किसी के भरोसे मत बैठो, पीडीएफ के भरोसे मत बैठो। कंधे पर हम आपको करवा रहे हैं चीजें, तो उनको करो। अपने कंधे पर रख के बंदूक चलाना सीखो, ठीक है? पता नहीं किसका दूसरे के कंधे पर रख दी और पता चला कंधों ऐसी हो गया तो निशाना चूक जाएगा। इसलिए अपने कंधे पर रखो और सीधा निशाना दागो। ये मेरा आपसे कहना है बेसिकली, और कुछ नहीं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक और देख लेते हैं, एक और टॉपिक और देख लेते हैं। हमारे पास में अभी और टाइम है, तो ये लगभग हमने एक टॉपिक तो देख लिया। ये मैं उम्मीद करके चलता हूं आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, सारी चीजें हो, या आपने आवश्यक रूप से पढ़ा होगा। अब बात कर लेते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। मैं एक टॉपिक और ले रहा हूं, इसको अब मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है? और जिसने नहीं लिखा है तो पीछे कर लीजिएगा क्लास को, आराम से पुनः दोबारा लिख लीजिएगा।
आइए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसी में एक सब टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक टॉपिक और ले लेता हूं। डालिएगा चैप्टर नंबर 2, टॉपिक डाल दीजिएगा। टॉपिक डालो आप। टॉपिक डालना है आपको संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप डालो इसमें संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये आपको टॉपिक हो गया, संविधान की प्रमुख विशेषताएं हो गया टॉपिक कंप्लीट। बोले सर इतनी जल्दी कैसे हो गया? अभी नहीं हुआ है, होगा। देखो भारत को संविधान जो है, अगर हम इसकी बात कर लें, जो भारत का संविधान है, आप दुनिया के संविधान पढ़ लो, आपको ऐसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। कितने भी आप संविधान पढ़ लो, भारत के संविधान की पहली विशेषता यह है कि संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान बनाते हैं। सबसे पहली लाइन लिखोगे आप, संविधान के ऐसे कई तत्व हैं, संविधान के ऐसे कई तत्व हैं, ऐसे कई तत्व हैं जो उसे अन्य संविधानों से पृथक बनाते हैं। तो संविधान के ऐसे कई तत्व हैं जो उसे अन्य संविधानों से पृथक बनाते हैं या एक अलग पहचान सुनिश्चित करते हैं। बोले सर ऐसा क्या है? बिल्कुल ऐसा कई है, जैसे मैं कुछ अब टर्मिनोलॉजी आपके साथ रखूंगा और आप उसको लिखना शुरू कर देंगे। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है लंबा और लिखित संविधान। पहला पॉइंट है हमारे यहां पर लंबा प्लस लिखित संविधान। ये संविधान की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है भारत का संविधान एक तो विस्तृत है और लिखित संविधान है। बोले सर लंबा क्यों है? देखो दोनों पॉइंट लिख देते हैं। इसमें 22 भाग हैं, इसमें 8 अनुसूचियां हैं, बाईस भाग 8 अनुसूचियां, और इसके अलावा अब 8 से आप 12 कर लेंगे इसको तो बेटर रहेगा। 12 अनुसूचियां, 22 भाग, 22 भाग भी आप बढ़ा लो, भाग भी आप इसमें कितने कर लो, 24-25 हो चुके हैं, तो इसको भी बढ़ा लो भाई, आप तो प्रेजेंट की बता रहे हैं। उसके साथ साथ 475 प्लस इसमें आर्टिकल हैं और इसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। तो यह है एक तो लंबा और विस्तृत संविधान। केंद्र को, राज्यों को शक्तियों का यहां पर विभाजन किया गया है। लिखित संविधान है बिल्कुल। दूसरा पॉइंट में ये जो संविधान है ये लिखित संविधान है, जिसको लिखा है किसने? संविधान सभा द्वारा लिखा गया है। तो लिखित संविधान है और संविधान सभा के द्वारा लिखा गया, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, भारत के नागरिकों के द्वारा लिखा गया संविधान है। पहली विशेषता। सेकंड विशेषता के अंतर्गत आप लिखोगे, सेकंड में लिखोगे कि विभिन्न स्रोतों से विहित है। क्या है? विभिन्न
स्रोतों से क्या है, विहित है। बोले इसका कुछ समझ में नहीं आया, अभी आ जाएगा। विभिन्न स्रोतों से इसलिए विहित है यह संविधान क्योंकि हमने अलग अलग संविधानों से अलग अलग बिंदुओं को लिया है। जैसे सर थोड़ा सा उदाहरण दीजिए। देखो, अगर हम बात कर ले फंडामेंटल राइट्स की तो कहां से लिए हैं, यूएसए के संविधान से। अगर हम बात कर ले सिटीजनशिप की तो इंग्लैंड के संविधान से लिया है। अगर हम बात कर ले पार्लियामेंट्री सिस्टम तो इंग्लैंड के संविधान से लिया है। अगर हम बात कर ले डीपीएसपी तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगर हम बात कर ले संविधान संशोधन के विषय के बारे में तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। अगर हम बात कर ले आपातकाल के बारे में, आपात के बारे में, तो जर्मनी के संविधान से हमने लिया है, जर्मनी के संविधान से हमने लिया है। अगर हम बात कर ले विधि का शासन तो हम जाते हैं इंग्लैंड, और विधि की साम्यक प्रक्रिया तो जापान के संविधान से लिया है। तो हमने एक संविधान से नहीं, अलग अलग संविधानों से हमने क्या है संविधान में इसको लिया है। और यदि हम बात कर ले फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो हमने यूएसएसआर मतलब कि यूएसआर के संविधान से लिया है, रसिया। तो यहां पर फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो हमने रसिया के संविधान से लिया। तो एक संविधान से नहीं बल्कि अन्य कई संविधानों से हमने कई ऐसे विषय वस्तुओं को उठाया है और फिर अपने संविधान में हमने सजग रूप से रखा है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है यहां पे कि जो भारत का संविधान है ये नम्य प्लस अनम्य का क्या है, मिश्रण है। ये क्या है, नम्य और अनम्य का मिश्रण है। मतलब कि इसमें कठोरता और लचीलापन दोनों दिखता है। जैसे नम्य की बात कर लेते हैं, यहां पर दोनों पॉइंटों को समझा देते हैं। एक है आपका नम्य मतलब कि लचीलापन। नम्य का मतलब यहां पर यह है, ये परिवर्तनशील संविधान है। कैसा है, परिवर्तनशील संविधान है। ये समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है, आप इसमें संशोधन करते हैं। बहुत सारी चीजें नहीं थी जो बाद में जोड़ेगी, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, बाद में जोड़ा गया। सहकारिता नहीं था, बाद में जोड़ा गया। पंचायती राज नहीं था, 9(1) में जोड़ा गया। इन सब के अलावा कई अनुसूचियां थी जिसमें बाद में जोड़ी गई। ठीक है, तो एक नम्य है मतलब कि लचीलापन है, परिवर्तनशील है, समय के साथ आप देखोगे इसमें परिवर्तन होता है। एक है अनम्य का मिश्रण, अनम्य का मिश्रण, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है वो कर पाना कठोर है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन कर पाना, एक कठोरता देखी गई है संविधान के अंदर, क्योंकि इसमें राज्य जो सरकार है यूं ही जाकर के संविधान संशोधन नहीं कर सकती जब तक उसको स्टेट गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार नहीं कर सकती संशोधन जब तक कि आधे राज्यों का मतलब कि 1/2 स्टेट का समर्थन ना हो, जब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्ति बराबर होती है और दोनों इस पर सहमत ना हो। तो ये नम्यता अनम्यता का आपको मिश्रण भारतीय संविधान देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा और लिखो, एकात्मक के झुकाव के साथ संघात्मक, एकात्मक के झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था। बोले सर कैसे? भारतीय जो संविधान है वो एकात्मक की तरफ झुका हुआ है। वन फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप समझेंगे आपातकाल।
अभी जो नॉर्मल कंडीशन है, भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान की प्रवृत्ति के रूप में रहेगा, लेकिन जैसे ही आपातकाल होता है उसमें जो होता है आपका जो केंद्र है वह शक्तिशाली होता है। इन सब के अलावा नागरिकता के विषय में जो केंद्र है वो अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप है। बोले सर संघात्मक कैसे? जो राज्य हैं उनको शक्तियां देता है संविधान, राज्यों को शक्तियां देता है संविधान, जिसमें कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, ये सब प्रकार की शक्ति आपको देके रखी है। जैसे 7वीं अनुसूची, और उसी में संघ के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं, और उसके साथ साथ समवर्ती सूची के विषय हैं। तो यहां पर एकात्मक के साथ संघात्मक, एकात्मक के झुकाव के साथ में संघात्मक संविधान आपको देखने के लिए मिलता है। भारत का संविधान, भारतीय जो शासन व्यवस्था है एक संसदीय शासन व्यवस्था वाला संविधान। क्योंकि हमारे यहां पर अध्यक्षात्मक शासन नहीं होता, हमारे यहां पर संसदात्मक शासन है, और जो भारत की लोकसभा है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये हमारे यहां की संस्कृति है। और संसद में बहुमत के आधार पर शासना अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। संसद हमारे यहां पर कानून व्यवस्था बनाती है। संसद को वो शक्ति है जो कानून बनाती है, सब प्रकार के कानून। और इसमें संसद में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। क्या होता है? संसद में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसके साथ साथ सरकार को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है? तो इसलिए हमारे यहां पर जो देश में सरकार है वो संसदीय आत्मक सरकार है। यूएसए की तरह हम अध्यक्ष आत्मक शासन व्यवस्था की तरह बिलीव नहीं करते हैं। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। हमारे यहां पर संसद की सर्वोच्चता है और न्यायिक समीक्षा है। संसद की संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता है। हमारे यहां पर क्या है? हमारे देश में जो संविधान की विशेषता है, संसद की संप्रभुता है प्लस न्यायालय की सर्वोच्चता है। बोले सर कैसे? समझ में नहीं आया, बताइए। देखो ऐसे आप लिखते चल रहे हैं इसको। हमारे यहां पर क्या है, जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, इसको संप्रभुता इस बात की है कि ये कानून बना सकती है। इसको ये राइट है, केवल भारत में संसद को ही अधिकार है कि ये कानून बनाती है। बाकी ये कानून सही है या गलत है, ये जो कानून है ये सही है या फिर गलत है, इसका जो निर्णय है वो कौन देती है? वो आपकी सुप्रीम कोर्ट देती है, और ये करती है जुडिशरी रिव्यू के तहत। ये ऐसा तो नहीं कहीं संविधान का उल्लंघन करता है। हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है।
भारत के संविधान की जो विशेषता है कि संविधान सर्वोच्च है। मतलब सर, मतलब ये यहां पर संविधान रहेगा, यहां पर समाज रहेगा और यहां पर धर्म रहेगा। समाज का कोई रूल रेगुलेशन, धर्म का कोई नियम कानून विनियमन संविधान से ऊपर नहीं होगा। संविधान भारत में सर्वोच्च है, संविधान से बढ़कर कुछ इस देश में नहीं होगा, यह बात आपको ध्यान में रखना है। भारत में स्वतंत्र प्लस एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है या न्यायपालिका, न्यायपालिका है। ये संविधान की एक क्या है विशेषता है। बोले सर कैसे विशेषता है बताइए ना, दोनों शब्दों को तोड़ के। स्वतंत्रता किसकी, जो आपका जुडिशरी सिस्टम है इसकी दो बातें हम बताते हैं। एक है स्वतंत्रता, दूसरी है इसकी एकीकृत। बोले सर बिल्कुल, स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि ये किसी का मुंह देखकर न्याय नहीं करती। स्वतंत्र इसलिए है ये सरकार के दबाव में आकर काम नहीं करती। और एकीकृत इसलिए है जो इसके नीचे के न्यायालय हैं, एकीकृत इसलिए है, सॉरी, एकीकृत इसलिए है जो इसके निचले न्यायालय, जैसे यहां पर है आपका सुप्रीम कोर्ट, यहां पर है हाई कोर्ट और यहां पर है लोअर कोर्ट। ठीक है, तो जो हमारी व्यवस्था है वो इस प्रकार से है। जब आप पर कोई केस होता है ना तो आप नीचे से ऊपर जाते हैं ना कि ऊपर से नीचे आते। तो लोअर कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट चुनौती दे देता है और हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दे देता है। एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी है। क्लियर। भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, आपातकाल है, स्वतंत्र न्याय, सहकारिता और यहां पर क्या है पंथ निरपेक्ष। हाँ एक और बात देखो, एक और बड़ी विशेषता है। भारत जो है, भारत का जो संविधान है वो एक क्या है संप्रभु संविधान। कैसे सर, संप्रभु का मतलब होता है स्वयं डिसीजन लेना, स्वतंत्र होकर के, किसी के दबाव के बिना। मतलब कि दबाव के बिना अपने निर्णय स्वयं लेना, ठीक है, कहलाता है संप्रभु कहलाता है। मेरा निर्णय है आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। वैसे ही भारत की जो संसद है, भारत की जो सरकार है, भारत जो देश है, अपने निर्णय स्वयं लेता है, किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करता है। समाजवादी, जो हमारे संविधान की विशेषता है वो क्या है, समाजवादी। समाजवादी विशेषता क्या है सर, विशेषता इसलिए है कि जो संविधान है, जो कानून बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं इस देश में समाज केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं, समाज केंद्रित होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समाज को ध्यान में रखते हुए बेसिकली अगर मैं एक शब्द में कहूं तो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं। तो समाजवादी है, सबके साथ सबका विकास, सबके प्रयास की बात करता है। भारत के संविधान की विशेषता एक यह है कि भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है। बोले सर पंथ निरपेक्ष कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं। अब दो शब्द होते हैं, एक आता है आपका धर्म निरपेक्ष और एक आता है पंथ निरपेक्ष, जिसको बोलते हैं सेकुलर। इंग्लिश में सेकुलर बोलते हैं और उसको सोशलिस्ट बोलते हैं। तो धर्म निरपेक्ष मतलब कि धर्म एक बड़ा शब्द है, जरा समझना। धर्म जो है एक बड़ा शब्द है। वन फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं एक शिक्षक हूं तो मेरा धर्म क्या है, आप सभी को पढ़ाना और अच्छे से पढ़ाना, जो वास्तविक चीजें हैं उन तक आपको रूबरू करा देना, ये मेरा धर्म है। शिक्षक का धर्म है अच्छा ज्ञान देना, सही डायरेक्शन और सही मार्गदर्शन करना। वहीं छात्र का भी अपना एक धर्म है,
कि उसको अच्छे से, ज्ञान को अच्छे से लेना और उसको समाहित करना और अपने दिमाग को और ज्यादा आगे लेकर के जाना, स्वयं को विकसित करना। अग्नि का धर्म है जल जाना, उसी प्रकार से पानी का धर्म है आग को बुझा देना। तो सबका अपना अपना धर्म है। तो धर्म एक बड़ा शब्द है। जैसे एक न्यायाधीश का क्या धर्म है, हिंदू मुस्लिम नहीं, उसका एक धर्म है अपना कि वो अपने धर्म के अनुकूल पालन करे, मतलब कि वो न्याय दे, सजग न्याय दे, सशक्त न्याय दे, ऐसा ना हो न्याय की जगह अन्याय करना करते, तो वो अपने धर्म से विपरीत चला गया। लेकिन पंथ होता है एक सेकुलर शब्द। पंथ का मतलब कि आप किस पंथ से जुड़े हुए हैं, आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि बौद्ध हैं कि जैन हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि पारसी हैं कि यहूदी हैं, और भारत में सभी हैं। तो इसलिए भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है, पंथों से ऊपर उठ करके संविधान है। मतलब सर कि जो भारत का संविधान है ये सभी पंथों को ध्यान में रखते हुए, कि मैं कहूं एक शब्द में कहूं तो संविधान का या राज्य का, ऐसे लिख करके सकते हैं, राज्य का अपना कोई एक पंथ नहीं होगा, एक पंथ नहीं होगा, बल्कि वह सभी पंथों से, वह सभी पंथों से समान व्यवहार रखेगा। क्या रखेगा? समान व्यवहार रखेगा। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी पंथ निरपेक्ष। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है ना। इसमें और भी आप लिख सकते हैं कि इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सब के अलावा इसमें डीपीएसपी है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो नागरिकों को दिए गए अधिकार है, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार आपको देखने के लिए मिलेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में जिसकी एज पहले 21 वर्ष था, लेकिन अब इसको जिसकी एज कितनी होगी, 18 वर्ष होगी, और उसका नाम निर्वाचन जो आपकी लिस्ट में है, तो उसको क्या होगा, वोट का अधिकार होगा। क्या होगा? वोट का, उसको राइट दिया जाएगा, अधिकार होगा, राइट टू वोट उसको मिलेगा आर्टिकल 326 के तहत। और ये इसका एक संवैधानिक अधिकार होगा। कैसा अधिकार होगा? ये इसका एक संवैधानिक राइट होगा। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, और दोनों में अंतर होता है। हमारे यहां पर सहकारिता को बढ़ावा दिया गया है। संविधान की विशेषताओं में सहकारिता, सहकारिता, सहकारिता संविधान का जब आप भाग 9 का बी पढ़ते हो और आप पढ़ते हैं 97वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इन सब के अलावा डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, अगर आपने पढ़ा होगा 43 बी, और इन सब के अलावा फंडामेंटल का राइट है 19 का क्लोज ए, उसमें आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी सहकारी संघवाद की बात की गई है। सी को क्लोज को आप पढ़ोगे उसमें। तो भारत का संविधान सहकारिता को बढ़ावा देता है। आपातकाल, ये संविधान की विशेषता है। आपातकाल की कठिन परिस्थिति में हम क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। आपातकाल यही तो है ना, कठिन की परिस्थिति में। और जो संघ की सरकार होगी वो राज्यों की रक्षा भी करती है 355 के तहत। उसके साथ साथ एक और बात यहां पर आपको लिख लेनी है, एक और विशेषता आप यहां पर लिखोगे। बोले सर क्या? एक विशेषता बस, ज्यादा नहीं, एक विशेषता और आप यहां पर लिख लोगे
कि भारत में जो सिस्टम है, भारत का जो सिस्टम है ना, वो त्रिस्तरीय सरकार है। कैसी है? त्रिस्तरीय सरकार है। बोले सर कैसे? आप इस ट्रायंगल से इसको समझ सकते हैं। ऊपर चोटी पे कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है। बीच में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है। और नीचे कौन है? नीचे आपकी दो संस्थाएं हैं, एक है आपकी पंचायत और एक है आपकी म्युनिसिपालिटी। तो ये दो हैं, म्युनिसिपालिटी, पंचायत और ये। तो त्रिस्तरीय आपका शासन है, 1, 2 एंड 3। तो ये हमने देखा संविधान की विशेषताओं के बारे में। आई होप कि मैं ये आपसे अपेक्षाएं रखता हूं कि आपने ये सब नोट्स बनाया होगा मेरे साथ साथ, और यदि नहीं बनाया है तो मैं तो यही कहूंगा बनाते चलो, और नहीं बनाया तो पीछे से देखो क्लास को पुनः दोबारा और नोट्स बनाओ। आपका नोट्स होगा, आपके पास होगा, बार बार रोने से अच्छा, पीडीएफ से अच्छा अपना नोट्स बनाते चलो। पीडीएफ आपको मिलेगा क्लास के पश्चात। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमने आपके साथ में 2 टॉपिक कवर किए हैं इस सेशन के माध्यम से। कितने टॉपिक सर? 2 टॉपिक मैंने आपके साथ में कवर किए हैं। अब हम सीधे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीजों को यहां पर क्या है फिनिश करने का प्रयास करते हैं। तो फाइनली ये था आज का आपका टॉपिक, और 2 टॉपिक हमने किए हैं। मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं। पहला जो टॉपिक क्या है वो किया है हमने संविधान सभा और प्लस इसमें प्रारूप समिति। दूसरे टॉपिक पे हमने जो किया है आपसे वो है आपका संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये हमने 2 टॉपिक आपसे बेहतरीन तरीके से अच्छे से कवर किए हैं। आपको आई होप कि ये सेशन कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमको, कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपको कोई कमी महसूस लगती है तो आप उसको भी बताएं। देन हम मिलते हैं आपसे किसी और क्लासेस में, किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना प्यार बना के रखिएगा। और देखो, मेहनत लगती है चीज़ों को समझाने में, पढ़ाने में, है ना। पहले खुद पढ़ना होता है, खुद समझना होता है ठीक से, फिर आपको वो शब्दों में बोल करके प्रोवाइड करवाना होता है, और सहजता से कठिन एक प्रक्रिया को सरल बना करके आप तक पहुंचाना होता है। तो आपको ये कैसा लगा है सेशन, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आवश्यक रूप से आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। आपको कोई कमी लगती है तो जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक सुझाव देते चल रहा हूं कि अपना नोट्स बनाइएगा, स्वयं नोट्स बनाते चलिएगा। उसके साथ साथ जो पीवाई क्यूज हैं, ध्यान में रखना, पीवाई क्यूज हैं, उन पीवाई क्यूज को सीधा गूगल करिएगा, जितना अभी तक आपने कर लिया है। अगर आपसे गूगल करके जो यूपीएससी के पीवाई क्यू है अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में बताएं, नहीं कर पा रहे हैं तब भी बताएं, है ना। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।